हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो 2026 बिहार बोर्ड में मैथ का एग्जाम हुआ है 3 फरवरी 2026 को। उसी का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 2 पार्ट पहले से बना चुके हैं 25 क्वेश्चन का। इसमें अब 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंटीग्रेशन है। डिफरेंट इंटीग्रेशन बनाने का 2 तरीका होता है। एक या तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा होता है कि आप डायरेक्ट इंडेफिनिट इसका सॉल्व कर लीजिए, आप फिर लिमिट उसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेफिनिट सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स क्यू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। अभी क्या करते हैं, चूंकि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डिग्री ज्यादा है, इस स्थिति में जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पहचानने के लिए देखा जाता है कि एक्स क्यू डी एक्स किसका डिफरेंशियल है, किसका डिफरेंशियल एक्स क्यू डी एक्स है। तो वो जानना है अगर, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x4/4। आपको ये नहीं सोचना है कि by4 क्या कांस्टेंट का कोई, यानी x4 अगर क्वेश्चन में कहीं रहा तो उसको हम लोग टी मानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं एक लाइन। यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यू डी एक्स बाई 1 प्लस x4 टू द पावर 2। अब बेनिफिट क्या हुआ कि अगर हम x टू द पावर 4 को हम लोग t मानते हैं तो 4x क्यू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। यानी x क्यू डी एक्स कहीं है, x क्यू डी एक्स कहीं है तो उसके बदले हम लोग 1/4 dt लिखाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं dt और 1/4 अलग से कर दिए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 के बदले टी स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स होता है। तो हम लिखेंगे 1/4 tan इनवर्स t प्लस सी। और tan इनवर्स t, चूंकि t हम लोग का माना हुआ है तो इसका वैल्यू हो गया 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस, ऑब्जेक्टिव में सी जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकला 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 और 0 से 1। अब इसमें हम लोग क्या करें कि लिमिट पुट कर देते हैं। पहले तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं और x के जगह एक बार 1 पुट करेंगे तो इसमें आएगा tan इनवर्स 1 माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0। अब आपको tan इनवर्स 1 का वैल्यू आना चाहिए। tan इनवर्स 1 मतलब कि tan कितना डिग्री 1, 45 डिग्री बोलिए, चाहे रेडियन में π/4 बोलिए। और tan कितना 0, तो 0 होता है, यानी π/16। तो जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रेशन का है और इसमें फिर 2 मेथड है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन या तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर बना सकते हैं और नहीं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है आपको आइडिया। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो पता चल जाता है कि इंडेफिनिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी सबसे पहला काम हम इंडेफिनिट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, यही है। अभी 2 फंक्शन इसमें इस्तेमाल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से हम अगर log x को t मानते हैं, यहां अगर हम पुट कर देते हैं log x इज इक्वल टू t, तो होगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये लिखाएगा dx अपॉन x के बदले dt लिखा गया और यहां पर लिखा गया टी स्क्वायर dt साथे रहना चाहिए, ऐसा दूर हो गया। तो टी स्क्वायर dt और टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में पावर वाला फार्मूला सीखे हैं कि जो पावर रहता है उसमें 1 ऐड किया जाता है तो पावर 3 हो गया। जो पावर होता है वही नीचे लिखाता है, कांस्टेंट हो गया। और t तो हम लोग का माना हुआ है कितना, log x। आंसर हो गया इसका log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो हम लोग क्या करें, अब डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ जो आया है इंडेफिनिट सॉल्व करके log x का होल क्यूब अपॉन 3, कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, कांस्टेंट कट जाता है, 1 to e। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि x के जगह एक बार e डालिए तो लिखेंगे log e और यहाँ e
एक्स क्यूब, 1/3 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, माइनस एक बार एक्स की जगह 1 डालना है तो लिखाएगा log 1 बेस ई होल क्यूब। आप log अगर जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो जानिए कि log का अगर नंबर और बेस दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है, माइनस log 1 बेस ई, log 1 जो होता है वो 0 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसलिए हम नहीं लिखे, डायरेक्टली लिख दिए, यानी क्या हो गया 1/3। तो ऑप्शन कौन हुआ इसमें, ऑप्शन हो गया ए। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा गया है कि इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज का कांसेप्ट होता है जो रो में है उसको कॉलम में कर देना है, तो कॉलम में 4 2 3 ऑप्शन इसका डी हो गया। ये इजी क्वेश्चन था बहुत ही। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने का फिर से दो उपाय रहता है, या तो आप इंडेफिनिट सॉल्व कर लीजिए या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम। तो देखिए अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर tan x इंटू 1/cos² x dx। 1/cos² x को हम आराम से लिख सकते हैं sec² x, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं इसमें tan x इक्वल टू टी। जैसे tan x इक्वल टू टी होगा तो ये हो जाएगा sec² x dx जो होगा वो dt के बराबर होगा। तो लिखाएगा, अगर हम इसको i मानते हैं तो लिखाएगा i इज इक्वल टू ई टू द पावर tan x को तो t मान चुके हैं तो t, और sec² x dx dt के बराबर हो गया। तो लिखाएगा, और ई टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन वही होता है, और t के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू tan x। यानी ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनिट आता है कांस्टेंट छोड़ के इसमें रख दीजिए ई टू द पावर tan x, और लिमिट इसका 0 to π/4 होगा। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है कि अब x के जगह आप π/4 रखिए पहले, तो tan π/4 हुआ, अब माइनस x के जगह 0 रखिए तो tan 0 हो गया। अब tan π/4 tan 45 डिग्री 1 होता है, तो लिखाएगा e टू द पावर 1 माइनस tan 0 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, tan π/4 ना आएगा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हो गया e माइनस 1, e टू द पावर 0 1 होता है। तो ऑप्शन हो गया इसका ए। ये क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का दो मेथड होता है, या तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, वहां जाइए आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दीजिए, या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा इजी है। कैसे, अगर हम इसको आई मानते हैं, अगर हम इसको आई मान लिए हैं तो एक प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं 0 से a। कैसे जानेंगे प्रॉपर्टी, तो क्या टाइप का होता है, लेकिन 0 से a वाला एक प्रॉपर्टी होता है fx dx। तो होगा इसका होता है 0 से a f, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स dx। यानी यहां पर fx कन्वर्ट होगा किसमें, f π/2 माइनस एक्स। तो जो i है, अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। अभी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जब, तो ये लिखाएगा 0 से π/2। प्रॉपर्टी में क्या 0 से है तो 0 से यही रहता है, और फंक्शन जहां x, फंक्शन में जहां x है वहां π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। ये लिखेंगे 0 to π/2 cos π/2 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। ये हो गया sin x, चूंकि फॉर्मूला देखिए यूज हो गया, एक प्रॉपर्टी यूज हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो रहा है यूज, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर dx। अभी क्या करते हैं, इस i और इस i, ये 2 है, अभी क्या करते हैं हम लोग 1 + 2 अप्लाई करते हैं, तो LHS इधर आई और ये i दोनों मिला के हो गया 2i, और RHS में 0 से π/2 लिमिट दोनों में सेम है। तो प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का, डिफिनिट का, कि अंदर वाला फंक्शन ऐड हो जाएगा। तो पहला का है cos² x और दूसरा है sin² x dx। आप फिर एक ट्रियो का फॉर्मूला जानते हैं, sin² x + cos² x 1 होता है। तो हो गया 0 से π/2, और इसके बदले तो पूरे के बदले 1, ये हो गया dx, फाइनली खत्म हो गया dx। और dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, तो हो गया 0 से π/2। अब x की जगह π/2 डालिए तो π/2 और माइनस 0 यानी π/2 होता क्या है, बहुत लोग यहाँ ही देख के आंसर π/2 मार देते हैं, जबकि 2i के बराबर है। तो 2i अगर π/2 है तो हमको तो i निकालना है, तो i कितना होगा π/4। तो जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ट्रिक के तौर पे स्टूडेंट सब क्या करते हैं, 0 से π/2 रहता है तो सीधे π/4 आंसर कर देते हैं, आधा है इसका। 0 से अगर पाई रहा तो π/2 कर देते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम, ये पूरा बना है। एक मेथड है कि इंडेफिनिट सॉल्व कीजिए उसके बाद बनाइए,
तो इंडेफिनिट सॉल्व करने से अच्छा ये है, इसमें इसलिए हम बनाए इसको। ये क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का है और डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का दो उपाय है, या तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए या प्रॉपर्टी पता चल जाता है खुद ब खुद कि प्रॉपर्टी 0 से a इसमें इस्तेमाल करने में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि a जो है पावर 3 है, पावर 2 और रहता तो चेंज हो सकता था, इसलिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इंडेफिनिट सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी है cos qx dx, इसी का इंडेफिनिट सॉल्व करेंगे। cos qx dx सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको आना चाहिए cos 3x का। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो हमको तो cos qx निकालना है, तो यहां से हो गया cos qx इज इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। यही वैल्यू यहां हम रख देंगे। अभी यहां लिखाएगा 3 cos x प्लस cos 3x और 1/4 को हम अलग कर दे रहे हैं dx। अब सॉल्व करेंगे, 3/4 फिर अलग कर दीजिए और cos x dx, और इसमें 1/4 बाहर कर देंगे और लिखाएगा cos 3x, cos 3x लिखाएगा इसमें cos 3x dx। अब एक फार्मूला तो यहां इस्तेमाल हो चुका, दूसरा फार्मूला डेफिनिट इंटीग्रेशन का cos का दूसरा फार्मूला इंडेफिनिट नहीं, दूसरा फार्मूला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। तो एक तो ये हो गया, इसमें 1/4 तो रहेगा ही, और cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin 3x। लेकिन एक शर्त है कि जो यहाँ वैल्यू है x का कोफिशिएंट उससे डिवीजन होगा प्लस c। अब 4 × 3 12 होगा, हम डायरेक्ट वहां लिखेंगे। अब टेक्निक डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या है कि यहां जाइए और इसको लिखिए और 1/12 sin 3x और 0 से पावर 3 लिखाएगा। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन का टेक्निक है कि एक बार x के जगह पावर 3 डालिए और एक बार 0। तो पहले पावर 3 डालते हैं, तो 3/4 sin पावर 3 प्लस 1/12 sin 3 × पावर 3। देखिए यहाँ 3x का मतलब 3 × पावर 3, पावर 3 का से कैंसिल हुआ तो पाई, यानी sin पाई। ये तो अभी एक बार हम x के जगह पावर 3 रखे और एक बार x के जगह 0 रखेंगे, तो 3/4 sin 0, आप जानते हैं sin 0 0 होता है, प्लस 1/12 sin 0। अब वैल्यू रखना है 3/4, एक वैल्यू sin पावर 3 sin 60 डिग्री आना चाहिए आपको, होता है कितना √3/2 प्लस 1/12 sin पाई जो होता है वो 0 होता है। ये तो एक वैल्यू हो गया, माइनस दूसरा sin 0 0 प्लस 0, यानी 0 वाला तो काम पूरे खत्म हो गया, यानी आंसर हो गया 3√3/8। 3√3/8 जो है वो ऑप्शन ए में है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और दो तरीके से बनाया जाता है इसको। अगर मॉडुलस रहता है तो उसका एक कंसेप्ट है कि मॉडुलस पहले तोड़ लीजिए तभी डेफिनिट बनेगा। दूसरा एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? दो तरीके से, दो मेथड है। अगर प्रॉपर्टी से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है 0 से nt, 0 से nt fx dx। अगर fx पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t, तो ये आंसर n अगर इंटीजर है तो n जो है बाहर हो जाता है और 0 से t fx dx हो जाता है। अभी mod sin x अगर देखिएगा, mod sin x का अगर ग्राफ जानते होंगे आप, तो ये होता है, यानी इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है, तो पीरियड पाई होता है। तो इसके बेसिस पर यहां हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अभी mod sin x, ये y बराबर mod sin x का ग्राफ है और इसका पीरियड जो है पाई पर रिपीट हो रहा है, तो यहां पर n जो है, n का काम कर रहा है 2 और ये काम कर रहा है t का। तो रूल के हिसाब से n बाहर हो जाएगा, n बाहर हो जाएगा मतलब 2 बाहर हो गया, और यहां लिखाएगा पाई, यहां लिखाएगा 0, और ये हो गया mod sin x। फंक्शन वही रहता है dx। आप एक कंसेप्ट जानते हैं, sin x जो होता है वो 0 से पाई के बीच में पूरा पॉजिटिव होता है। आप सुने होंगे
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकेंड में पूरे में पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। तो मॉड का कंसेप्ट है डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट सॉल्व करना होता है, तो इंडिफिनिट तभी सॉल्व हो पाएगा जब मॉड हटेगा। तो मॉड तो हट चुका, इसमें मॉड हट चुका, इसलिए कि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। तो नियम होता है मॉड का कि पहले उसको बाहर निकालिए, मॉड अंदर से इसको बाहर निकालिए और निकाल के देखिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए वही, और निगेटिव है तो माइनस लगाइए। तो हम अभी पॉजिटिव है तो वही छोड़ दिए, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे ये पुट कर दिया 0 to पाई, तो ये हो गया 0, माइनस बाहर कर लीजिए, और एक बार कॉस पाई और माइनस एक बार कॉस 0, तो -2 कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है। ये भी आना चाहिए, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। ये एक मेथड है अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो। नहीं तो एक सेकेंड मेथड है कि डायरेक्टली इसका सेकेंड मेथड भी बनाया जा सकता है। कैसे बताते हैं? सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए 0 से पाई और पाई से 2 पाई तोड़ दीजिए इसको। 0 से पाई में चूंकि साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो वही रह जाएगा, और पाई से 2 पाई में चूंकि साइन निगेटिव होता है तो इसमें माइनस लगेगा, तो माइनस साइन एक्स होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा फिर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, इससे बनाइए या इससे बनाइए। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन 2 तरीके से बनता है। एक तो इंडिफिनिट सॉल्व कर लीजिए और फिर लिमिट उसमें पुट कर दीजिए, और दूसरा कि देखिए क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी 0 से पाई 2 है, और फंक्शन इसमें जो देखने से लगा वो इसमें लग रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी से हमको बनाना चाहिए। प्रॉपर्टी से बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले आई मानते हैं और एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देते हैं। कौन सा? 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यानी जहां जहां फंक्शन में f(x) में x है वहां वहां अब होगा f π/2 माइनस एक्स। यानी हम i अगर लिखते हैं तो i लिखाएगा अभी 0 से π/2 और साइन x के जगह π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन फिर x के जगह π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब ये लिखाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला एक यूज हो गया, देखिए साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और नीचे कॉस एक्स, और ये साइन π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन एक्स dx हो गया। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे 1 + 2 जब आप निकालिएगा तो इधर का LHS i और यहाँ का LHS i, ये हो गया 2i। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि अगर लिमिट सेम हो तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन ऐड हो जाता है। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बिहार बोर्ड इसको 2 मार्क्स में भी पूछा है पहले, 5 मार्क्स में भी, कोई ठीक नहीं रहता, अभी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए। ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx तो है ही। अब जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करिएगा तो लिखाएगा इम्प्लाई दैट 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, एलसीएम लेंगे जब अंदर तो लिखाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। बचा कितना? आंसर अब आ चुका है। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। पीछे क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, π/2 है तो π/4 हो जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर में बना रहे हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x और 0 से π/2। अब एक बार x की जगह π/2 रखेंगे और एक बार 0, तो यानी फाइनल π/2 हुआ, लेकिन ये 2i हुआ है। तो 2i अगर π/2 है तो i कितना होगा? तो i होगा π/4। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का है और प्रॉपर्टी पे है। क्यों? प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर -a से, सबसे आसान प्रॉपर्टी यही पहचानता है लड़का सब, कि जो पॉजिटिव में है वही निगेटिव में लोअर लिमिट हो, तो f(x) dx जो होता है इसमें प्रॉपर्टी होता है कि 0 होता है अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, यानी इसको बोलिए फंक्शन ऑड हो, ऑड फंक्शन हो, और दुगना इसी का हो जाता है
एफ एक्स डी एक्स जब एफ माइनस एक्स क्या हो, एफ एक्स हो, यानी फंक्शन क्या हो, इवन हो। यहां पर जो फंक्शन है अभी हम लोगों का, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए यहां पर फंक्शन है हम लोगों का एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 5x है, तो एफ माइनस एक्स निकालिए, क्या होगा, साइन एक्स जहां है वहां माइनस कर दीजिए, तो साइन एक्स है वहां माइनस और पावर 5, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन 5x, यानी माइनस एफ एक्स। ऐसे स्टूडेंट सब जनरली जानते हैं कि ऐसा का आंसर 0 होता है जनरली, लेकिन जनरली वर्ड लगा दिया, मान लीजिए क्वेश्चन गलती होगा तो मेरा तो 1 नंबर घट जाएगा, इसीलिए हम प्रॉपर वे में चेक करेंगे। और यहाँ से पता चला कि जो फंक्शन है वो ऑड है, और ऑड होने पर वैल्यू इसका 0 होगा, और जो आंसर होगा इसका वो होगा डी। डिफरेंट इंटीग्रेशन फिर दो तरीके से, या तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए या आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखने से आपको अगर इंटीग्रेशन बनाते हैं तो आइडिया पता चल जाता है। जैसे अंदर वाला है कि इंडिफरेंट सॉल्व करेंगे तो इसको जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइज करना होगा, तो उतना से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं, और एक प्रॉपर्टी आप सुने होंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, लगातार इस पर क्वेश्चन अभी है पीछे, इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी होता है। यानी जहां x है वहां फंक्शन में f a माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, संयोग से यहाँ a ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले नंबर तो 1 मान लेते हैं, और i अब क्या लिखाएगा, तो i लिखाएगा 0 से a, और जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स कर दे रहे हैं, और जहां a माइनस एक्स है, देखिए a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स में x के जगह a माइनस एक्स जो ही रखिएगा तो a से कैंसिल होके x रूट एक्स हो जाएगा, यानी इसके बदले यहाँ रूट एक्स लिखाएगा, अब प्लस फिर इस रूट एक्स के बदले x के जगह a माइनस एक्स लिखाएगा, तो यहाँ लिखा गया a माइनस एक्स, और dx हो रहा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2 हो गया। अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का, जब दोनों LHS ऐड करेंगे तो ये हो गया 2i, और RHS में रूल है कि अगर लिमिट सेम है तो अंदर का फंक्शन ऐड हो जाएगा। अंदर का फंक्शन कौन है, एक है यहाँ ये रूट एक्स बाई रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, प्लस इस दूसरे का है रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, सेम है ये dx। अब अंदर एलसीएम जब लेंगे ये 2i, अंदर जो ही आप एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर तो वही रह जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और न्यूमरेटर भी वही हो गया dx। अब कैंसिल हो गया ये पूरा, ये डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया पूरा, तो बचा कितना, बचा सीधे dx, और 0 से a, तो बचा dx का इंटीग्रेशन x 0 से a, तो ये हो गया a माइनस 0 यानी a, लेकिन ये 2i निकला है कि आंसर कोई आराम से दे सकते हैं, डायरेक्ट जो यहाँ रहता है ना a उसी का आधा होता है a/2, लेकिन कैसे वो बता रहे हैं, तो हो गया a, तो आंसर कितना हो गया i इज इक्वल टू a/2, तो ऑप्शन हो गया इसका सी। इसमें ज्यादा गलती होता है कि स्टूडेंट a मार देते हैं यहीं पे आंसर, लेकिन नहीं, तो आधा 2 इधर आएगा तो a/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया सी। ये भी डिफरेंट इंटीग्रेशन है। डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का टेक्निक या तो इंडिफिनिट सॉल्व करके फिर लिमिट पुट करिए, या प्रॉपर्टी खुद ब खुद क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ हमको पता चला कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट को आने लगता है मन में कि आपको कैसे पता चलेगा, वो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन तो देखते देखते पता चल जाता है। कैसे, सामने किसी को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं तो पता चल जाता है कि हमसे बड़े हैं तो प्रणाम करें, छोटे हैं तो उनको नहीं प्रणाम करते हैं, तो आइडिया खुद ब खुद पता चल जाता है प्रैक्टिस करने से। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर 2 फंक्शन इस्तेमाल होता है तो उस समय इंटीग्रेशन वाइज पार्ट होता है, और आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड माना जाता है। देखिए आइलेट रूल क्या बोलता है, अगर यहाँ पर फंक्शन कौन है, एक अलजेब्रिकल है और एक है एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिकल और एक्सपोनेंशियल अगर हो तो अलजेब्रिकल को फर्स्ट मानना है और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मानना है, एफ फॉर फर्स्ट, एस फॉर सेकेंड। तो अलजेब्रिकल को फर्स्ट मानना है, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डीएक्स। तो फर्स्ट का बोले तो
फर्स्ट है x इंटीग्रेशन, सेकेंड है e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है कितना, x है, तो लिखेंगे इसको e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वही होता है माइनस e टू द पावर x का वही, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होगा इंटू dx, यानी x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का फिर वही इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस c। अब कंसेप्ट क्या है बनाने का कि जाइए और जो इंडिफिनिट निकला उसको यहाँ रख दीजिए, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और लिमिट 0 से 1 लिखिए। कंसेप्ट होता है कि x के जगह एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0। अब ये हो गया e और माइनस e तो खत्म हो गया, माइनस ये 0 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, तो ये तो 0 फाइनली, और ये माइनस माइनस प्लस 1 यानी प्लस 1। तो जो ऑप्शन हो गया इसका वो हो गया ऑप्शन ए। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सोचिए डिफिनिट इंटीग्रेशन, बीच में एक ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बाद बाकी 50 से 63 तक में एक क्वेश्चन अभी तक मिला है मैट्रिक्स आना, तो सब डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका कंसेप्ट है डिफिनिट का कि आप पहले इंडिफिनिट सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपर्टीज में यूज करना ठीक नहीं है, तो हम इंडिफिनिट पहले सॉल्व करते हैं। कौन सा, 1/√x dx। इसका इंडिफिनिट कैसे सॉल्व होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर हाफ dx। x टू द पावर हाफ जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हाफ dx, और पावर वाला का फॉर्मूला होता है जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और जो पावर है वही लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, यानी ये हो गया x टू द पावर हाफ और डिनोमिनेटर में हो गया हाफ प्लस c, x टू यानी 2 x टू द पावर हाफ √x प्लस c, यानी हम लोग का इंडिफिनिट निकल गया। अब इंडिफिनिट जब निकल गया तो कंसेप्ट होता है कि जाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए जो वैल्यू आया है 2√x, कांस्टेंट का काम नहीं, 1 to 4। अब कंसेप्ट होता है डिफिनिट का कि एक बार x की जगह 4 रख दीजिए, 2 बार कर लेते हैं तो √4 माइनस √1, x की जगह 1, यानी 2√4 का वैल्यू 2 माइनस 1 यानी 1 यानी 2। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का है और डायरेक्ट फार्मूला पर है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इंडिफिनिट पहले सॉल्व करने में है a² माइनस x² dx। इसका क्या होता है x/2 और वही ये फार्मूला आना चाहिए, 9 फार्मूला स्पेशल फार्मूला होता है उसमें पढ़ना है, प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है। तो अभी हम इसका डिफिनिट जो ही सॉल्व कर लिए तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं सेम चीज, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और 0 से a। अब एक बार लिमिट a रखागा x की जगह, तो ये हो गया a/2, लेकिन √a² माइनस a² 0 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स a/a। ये तो हुआ x की जगह a रखे, अब माइनस x की जगह 0 रखिए तो 0/2 इंटू इसमें रखने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन 0 हो चुका है पहले ही, और a²/2 साइन इनवर्स 0, ये 0 हो गया और ये a और a कैंसिल हो गया तो हो गया प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो गया और ये हो गया साइन इनवर्स 0 0। तो और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/2। तो जो ऑप्शन हो गया π/4, न्यूमरेटर में a², यानी πa²/4 ऑप्शन हो गया इसका सी। डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या तरीका होता है बनाने का, या तो आप इंडिफिनिट पहले सॉल्व कर लीजिए, तो इंडिफिनिट सॉल्व कीजिएगा तो मॉडुलस आ गया तो तोड़ लीजिए, या आप डायरेक्ट अगर ग्राफ जानते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। mod x का ग्राफ ये होता है, y = mod x का ग्राफ है ये, और हमको काम है कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक ही, यानी इस पोर्शन का एरिया आपको बता देना है। अब जानते हैं कि जो एक एरिया निकाल के सेम है, ये दोनों सेम एरिया है, तो एक एरिया निकालिए और इसका ये हाइट हो गया 2 और ये भी 2, तो इसका एरिया निकालना होगा अगर a1 तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 2, तो टोटल इसका भी 2 और इसका भी 2, तो टोटल एरिया क्या होगा 2 इंटू a1
यानी 2 इंटू 2 यानी 4। तो जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ए, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मॉड एक्स आप जानते हैं, मॉड एक्स में जो एक्स है वो एक्स का जो प्रॉपर्टी होता है 0 के बाद पॉजिटिव होता है, 0 के पहले निगेटिव होता है। तो हम लोग इसको तोड़ लीजिए, -2 से एक बार 0 और एक बार 0 से 2। -2 से 0 में -x dx होगा और 0 से 2 में x dx होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो इसका पूरा इसका आएगा 2 और इसका आएगा 2, तो सॉल्व करके आंसर हो गया 4। तो ऑप्शन ए है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्वेश्चन। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है इसमें। ऑर्डर इजी होता है, कहता है क्वेश्चन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। तो ये में 2 ऑर्डर जो है हाईएस्ट, इसमें 2 प्रेजेंट है तो ऑर्डर तो 2 हो गया। तो देखिए ऑर्डर इसमें 2 और इसमें 2 है। अब डिग्री कहता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसके पावर को, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 वाला का पावर 2 है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, ऑर्डर 2 डिग्री 2। यहां देखिए यहां पावर 3 है लेकिन इसका अंदर का ऑर्डर 1 ही है, तो वो डिग्री नहीं कहलाएगा। डिग्री कौन कहलाता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, इसलिए 2 लिखे। तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2 है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिखे dy/dx प्लस हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हो गया e टू द पावर। लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं। फॉर्म कौन सा है? dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहां होगा वो होगा e टू द पावर px dx। तो इसको लिख सकते हैं px कौन होता है? y के बगल वाला। तो y के बगल वाला कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर tan इनवर्स x, ऑप्शन ए। इसमें पूछा है सॉल्यूशन बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप होता है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, नहीं तो लीनियर। यहां पर वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे? अगर क्वेश्चन में dy y के साथ है और dx x के साथ हो गया तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, और इसको लिख सकते हैं dy अपॉन e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन होता है वही, लेकिन y का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, यहाँ -1 से डिवाइड चाहे इंटू करिए बात बराबर, और इसका वही, और कांस्टेंट तो अपना हिसाब से जुड़ाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू k, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू k, ऑप्शन हो गया ए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल कैसे? dy y के साथ है और dx x के साथ है। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई cot y इज इक्वल टू dx बाई x। इसको लिख सकते हैं 1 बाई cot y tan y के बराबर होगा। तो tan y इंटू dy इज इक्वल टू dx बाई x। अब इंटीग्रेशन tan y का इंटीग्रेशन जो होता है फॉर्मूला होता है log mod sec y, और इसका log mod x। अब इसको लिख सकते हैं हम, अब प्लस कांस्टेंट एक जोड़ देते हैं। कांस्टेंट हम log c ही जोड़ते हैं या c1 जोड़ते हैं, जानबूझ के कांस्टेंट हम ऐसा जोड़ सकते हैं सेट करने के लिए। तो इसको लिख सकते हैं log mod sec x और log m प्लस log n। log m प्लस log n का फॉर्मूला आता है log m इंटू n। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट log c1 x। इसको लिख सकते हैं यहां mod, log दोनों साइड हटा दीजिए, mod sec x बराबर mod c1 x। इसको लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू, sec x नहीं भाई y है, sec y है, sec y इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 x, और प्लस माइनस c1 को नया c कर दीजिए। sec y के फॉर्म में है लेकिन x के साथ है जो अभी नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos y इज इक्वल टू c1 नहीं cx। अभी हम क्या करते हैं
इसको लिख सकते हैं x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1/c। 1/c को नया कांस्टेंट मान लीजिए k, यानी x इंटू कॉस वाई। देखिए इसमें इंटीग्रेशन के बाद वो लफड़ा है सेटिंग का, तो x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू k, ऑप्शन हो गया ए। इस क्वेश्चन में है बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट। बाइनरी ऑपरेशन में पूछा है कि 2 * x 3 एक बार, फिर * 4 पूछा, तो हम 2 * x 3 लिखते हैं। देखिए 2 * 3 लिखेंगे, ये इंडिकेट कर दिया कि a के जगह 2 और b के जगह 3, तो 2 और यहाँ b के जगह 3, तो वैल्यू इसका हो गया 2 + 6 यानी 8। अब क्वेश्चन है 2 * 3 * 4। 2 * 3 तो निकल चुका है, कितना? 2 * 3 निकल चुका है 8, * 4। अब ये इंडिकेट कर दिया कि a के जगह 8 और b के जगह 4, तो क्या होगा 8 + 2 × 4 यानी 8 + 8 यानी 16। तो जो ऑप्शन हो गया वो हो गया सी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए क्यू बताइए। ए क्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए। ए इंटू ए का मतलब है पहला 1 - 1 - 1 और 1, और इंटू करेंगे इसको, सेम चीज लिखिए 1 - 1 और -1 और 1 लिख दिए। प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट होता है इसका वो होता है कि रो को कॉलम में इंटू, यानी फर्स्ट रो है वो इंटू करना है फर्स्ट कॉलम से। करिए, लिखाएगा यहाँ 1 × 1, 1 × 1 तो 1, अब -1 × -1 यानी फिर 1 लेकिन बीच में प्लस, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी का अब इसके साथ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसके साथ 1 × -1 ये हो गया -1 और -1 × 1 हो गया -1। अभी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो को इंटू करेंगे, इसको इसके साथ -1 × 1 -1 और 1 × -1 यानी -1 और -1, फिर इसको इंटू करिए -1 × -1 1 + 1। यहां से आइडिया पता चल गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया -2 और ये हो गया 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 अगर बाहर कर ले तो 2 बाहर कर ले तो लिखा जाएगा हमको 1 - 1 और 1, यानी ये बराबर है किसके? a के, यानी a स्क्वायर का वैल्यू जो निकल गया वो 2a निकल गया। अब हमको निकालना क्या था? निकालना था हमको a क्यू। देखिए a क्यू को लिख सकते हैं a स्क्वायर × 2a, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर × a, और a स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका मेरा 2a, a स्क्वायर का वैल्यू मेरा निकल चुका 2a × a, और फिर a × a फिर a स्क्वायर, अब फिर a स्क्वायर का वैल्यू 2a, यानी आंसर हो गया कितना? 4a। तो जो ऑप्शन है वो है बी। इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है a और a + a' i के बराबर है, तो a + a' का मतलब ट्रांसपोज। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इसको तो लिखाएगा यहाँ जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा, यानी cos अल्फा और sin अल्फा, और यहाँ हो जाएगा -sin अल्फा और cos अल्फा। अब a + a' का मतलब होता है, देखिए अब a + a' निकालते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। a + a' का मतलब होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए a का, यानी cos अल्फा और यहाँ cos अल्फा ऐड हो गया तो 2 cos अल्फा के बराबर हो गया, और sin अल्फा और -sin अल्फा 0 के बराबर हो गया, sin अल्फा और -sin अल्फा 0 के बराबर हो गया, और cos अल्फा और cos अल्फा 2 cos अल्फा के बराबर हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। मन में स्टूडेंट को आने लगता है कि 2/2 ही क्यों? नहीं, 2/2 रखिएगा तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका ऑर्डर बराबर होता है, इसलिए 2/2। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है तब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल हो, यानी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ, और cos अल्फा हाफ मतलब अल्फा कितना डिग्री? तो π/3। तो आंसर आ गया π/3, ऑप्शन हो गया बी। 73 है एडजॉइंट एन। एडजॉइंट का टेक्निक होता है भाई कि इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो कर दिए, और जो बचा उसमें माइनस लगा दीजिए। तो इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस है, हम एक और माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। यही एडजॉइंट का टेक्निक होता है। फिर से टेक्निक समझिए, पहला को इंटरचेंज कर देना है, यानी 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3,
और जो बचा उसमें माइनस लगा देना है। तो -5 था तो उसमें माइनस आया तो इंटू, माइनस लगाने का मतलब इंटू करना, और -5 में -1 से इंटू करेगा तो 5, और -1 में -1 से तो 1। तो आंसर होगा 2513, ऑप्शन हो गया इसका ए। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ए भी पूछा। तो ए दिया हुआ है, यह है 1/4, 1 रो 4 कॉलम, और यह है 4 रो 1 कॉलम। ए बी तो डिफाइन होगा, क्योंकि अगर कहता है कि इसका कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर हो तो ए बी डिफाइन है, तो ए बी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ए बी डायरेक्ट कैसे लिखाएगा, और कितना ऑर्डर का होगा तो 1/1, इसलिए कोई चिंता की बात ना है। अब 1/1 का मतलब रो का कॉलम से इंटू होगा, तो क्या होगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 और प्लस 4 × 4 16, यानी हो गया 30। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब रो बराबर कॉलम होता है, यानी ऑप्शन हो गया ये। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। रिपीटेड कितना बार है, रिपीटेड। ए दिया हुआ है तो पूछा कि a + a', a + a' का मतलब ट्रांसपोज ए का, तो 3 - 4 है और 1 - 1 है, और ट्रांसपोज का कंसेप्ट होता है कि जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, 3 - 4 और 1 - 1। और एडिशन का कंसेप्ट होता है कि फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कीजिए, तो 6, सेकेंड -4 और 1 -3, 1 और -4 -3, -1 और -1 -2। ऑप्शन मिला लीजिए, 6 - 3 -3 -2, ऑप्शन हो गया ए। 77 है, एफ ए टू बी विल बी इंटू कब होता है, अगर एफ ए बराबर बी होता तो ऑन टू होता। कोडोमेन बराबर अगर रेंज हो जाए, ये कोडोमेन है, कोडोमेन है। अब फंक्शन का रेंज कितना होता है, रेंज होता है एफ ए। कहता है कि अगर एफ ए कोडोमेन से छोटा हो, अगर एफ ए बराबर बी होता तो ऑन टू हो जाता, अगर छोटा हो मतलब उसका सबसेट होगा तो फिर इनटू होगा, तो ऑप्शन ए। व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। कहता है क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी नंबर सोच रहे हैं जो रूट के अंदर माइनस छोड़ के रियल हो गया, यानी रियल नंबर के सेट में पूछ रहा है कि लेस देन का जो रिलेशन होगा, ये रियल नंबर का सेट है, कोई भी 1 2 3 जो भी सोचते हैं। अब कहता है कि लेस देन कौन सा है, तो आप जानते हैं कि कोई नंबर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जैसे अभी हम इसमें 1 2 3 सोचे, हाफ ऑफ सब होता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है ए रिलेटेड टू ए, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि 1 लेस देन 1 नॉट पॉसिबल है, नॉट ट्रू कहिए, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू है, इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिजेक्ट हो गया। सिमेट्रिक का कंसेप्ट होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, सिमेट्रिक का कंसेप्ट होता है, सिमेट्रिक का कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ये भी फेल करेगा कैसे, अगर 2 स्मॉलर देन 3 है देन 3 स्मॉलर देन 2 नॉट ट्रू, यानी सिमेट्रिक भी फेल। तो पूछा कि क्या ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो अब एक चांस बनता है किसका, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से एक चांस बनता है ओनली ट्रांजिटिव, कि 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो 2 4 से छोटा होगा, यही ट्रांजिटिव का कंसेप्ट होता है। ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। इक्विवेलेंस कब होता है, जब तीनों होता है, तो यहाँ तक 2 पहले से रिजेक्ट हो चुका है। ये वेक्टर का क्वेश्चन है और मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट होता है कि स्क्वायर रूट लीजिए और आई का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 16, और के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 49, और इसको ऐड कीजिएगा 24 आएगा, √74, तो ऑप्शन हो गया बी। आई डॉट जे क्रॉस के, पहले तो आई वेक्टर हो गया, और जे क्रॉस के जो है वो भी आई होता है वेक्टर के हिसाब से, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, और आई डॉट आई 1 होता है। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो आई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर, तो 1, यानी ऑप्शन हो गया ए। आई क्रॉस के पूछा गया है, देखिए अगर पढ़े होंगे ऐसा, आई जे ट्रिक होता है के, आई क्रॉस के, अगर आई क्रॉस जे पूछता तो जो बचता के, जे क्रॉस के पूछता तो बचता आई,
और के क्रॉस आई पूछता तो लिखा था जे, लेकिन ये तो उल्टा पूछा आई क्रॉस के, तो उस समय क्या किया था, उल्टा लिखा था माइनस जे। तो जो ऑप्शन हो गया डी। ये रियली में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए वेक्टर ए कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर अगर सेम हो या कोलिनियर हो तो जीरो होता है आंसर, तो जीरो इसी हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है सीखने का कि कोई भी वेक्टर को खुद से क्रॉस कीजिएगा तो जीरो वेक्टर आएगा, और किसी वेक्टर का जीरो के साथ डॉट जो होता है वो जीरो माना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। दो वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर अगर ये इसको सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ए डॉट बी जो है वो जीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो इसका आई का कोफिशिएंट और इसका आई का कोफिशिएंट 1, तो उसका 3 और 1 इंटू कीजिए तो 3 इंटू 1 1 3, फिर इसका जे का कोफिशिएंट 1 और इसका जे का कोफिशिएंट लेमडा तो प्लस लेमडा, और इसका के का -2 और इसका के का -3 यानी +6, जीरो हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया लेमडा इज इक्वल टू -9। तो ऑप्शन हो गया सी। इसमें कहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अगर हम इसको एक वेक्टर ए मान दे और इसको एक वेक्टर बी मान दे, पूछा कि ए का बी के लॉन्ग जो प्रोजेक्शन होगा वो कंसेप्ट होता है ए का बी के लॉन्ग होता है तो ए डॉट बी और जिसके अलॉन्ग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका आई का कोफिशिएंट और उसका आई का कोफिशिएंट को इंटू करिए यानी 1 इंटू 2, इसका जे का कोफिशिएंट 3 और उसका जे का कोफिशिएंट -3 तो 3 इंटू -3 -9, और इसका के का कोफिशिएंट 6 और इसका के का कोफिशिएंट 7 यानी 42, और मैग्नीट्यूड बी का तो क्या होगा रूट ओवर बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या होगा, ये हो गया 44 और 44 इसका मतलब 35 और इसका 7 यानी 5। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, तो पूछा है कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर -2 ए डॉट बी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर दिया हुआ तो 4 और 3 का स्क्वायर 9 और -2 इंटू 4 यानी रूट ओवर 5। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, पूछा है कि ए क्रॉस बी का मोड, तो हम यहां लिखते हैं मोड के लिए और ये लिखते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो मोड है 1 -1 2, यहां पहले लिख देंगे आई जे के, और तब होता है ए का आई जे के का कोफिशिएंट और फिर बी का कितना होगा 2 3 -4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, मोड तो रहेगा ही। अभी सॉल्व करने का कंसेप्ट है कि आई को छोड़िए, ये डिलीट तो 4 - 6 यानी 4 - 6 हो गया -2 यानी -2i, फिर जे पर ये डिलीट हो गया -4 और -4 -8 और माइनस अलग से तो +8j, के पर यहां खड़ा हो गया ये डिलीट तो 3 -2 यानी +5 +5k, और ये मोड हो गया। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64 और 25। आंसर हो गया रूट ओवर 93। तो ऑप्शन हो गया सी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। ए प्लस बी मॉडुलस है तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसका। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू, इसमें होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर -2a डॉट बी। ये कैंसिल, क्या बचा, इसका मतलब है 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 और a डॉट बी 0 होने का मतलब कि a परपेंडिकुलर टू b, यही कंसेप्ट है। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। इसमें कंसेप्ट होता है कि जो कांस्टेंट है उसको पहले इंटू करके बाहर कर लीजिए, तो -6 और बचा कितना j डॉट के। दो वेक्टर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर अगर है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, एक ये i है ये j है ये k है,
अगर इस पर जे और के है और परपेंडिकुलर होने पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये हो गया -6 × 0 = 0। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। ये क्वेश्चन है 3D में स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ABC। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है a/√A² + B² + C²। यानी अभी पहले हम मेन काम क्या है, A² + B² + C² निकालते हैं अगर, तो होगा 4 + 36 + 9, तो हो गया 7। यानी इसका वैल्यू 7 हो गया। तो B/7 और C/7 यही कंसेप्ट होता है। A का कितना है 2/7, 6/7 और -3/7। सेम चीज लिखाता है, दो बार हम नहीं लिखे हैं। तो आंसर हो गया 2/7, 6/7 और -3/7। ऑप्शन हो गया इसका सी। ये क्वेश्चन 3D का है। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन डायरेक्ट फार्मूला होता है L² + M² + N², सुने होंगे, = 1। L होता है cos अल्फा, M होता है cos बीटा, N होता है cos गामा। तो ऑप्शन हो गया डायरेक्ट ए। का क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। एंगल निकालने के लिए देखिए जो फॉर्म होता है x - x1/a, y या b कहिए b, y - y1/b1 b2 और z - z1/b3। तो ये जो होता है यहाँ कोई लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर अगर लिखना होगा तो लिखाएगा पैरेलल वेक्टर b1i + b2j + b3k। यानी अगर हम पैरेलल वेक्टर b इसको माने स्ट्रेट लाइन का, तो यही होगा। तो इसका ये फॉर्म में है, फॉर्म का मतलब x - x1 y - y1 टाइप। तो हम डायरेक्ट इसका पैरेलल वेक्टर b लिख सकते हैं 2i + 7j - 3k। और इसका पैरेलल वेक्टर हम b' अगर माने तो होगा -i + 2j + 4k। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से एंगल निकालना है। तो हम सबसे पहले b.b' निकाल लेते हैं। फायदा इसी में है, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो डायरेक्ट पाई, तो नहीं आया तो फिर हम cos थीटा निकालेंगे। b.b' कैसे निकलेगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का इनटू, तो -2 और 7 और 2 का इनटू +14 और -3 और 4 -12। देखिए 0 हो गया। जो ही 0 हुआ तो दो वेक्टर, इसके दो लाइन का पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब एंगल 90 डिग्री। तो ऑप्शन हो गया π/2, ऑप्शन ए। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है 2, 3, -5, इसको हम लोग x1, y1 और z1 कह देते हैं। और एक प्लेन है दिया हुआ, प्लेन है x + 2y - 2z - 9 = 0। इसको हम लोग मान लेते हैं ax + by + cz + d। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर हम d माने इसको, तो जो d का फॉर्मूला होता है वो होता है, कंसेप्ट होता है मॉड लिखिए और x के जगह x1 डाल दीजिए, y के जगह y1 और z के जगह z1। तो ax1 + by1 + cz1 + d। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस चूंकि d हम इस्तेमाल किए होता है d1 कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में √a² + b² + c²। इसके बेसिस पर बनाइएगा तो 2 रख दीजिए x के जगह, तो 2, y के जगह 3 रखिए तो 2 × 3 और z के जगह -5 रखिए तो -2 × -5 और -9। मॉड अंदर में पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, a का स्क्वायर। a का मतलब x का जो कोफिशिएंट है, तो एक का स्क्वायर, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर तो 4 और z का कोफिशिएंट है -2 यानी उसका भी 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो गया। तो हो गया कितना, mod 2 + 6 + 10 - 9/√9। अब आंसर फाइनली देंगे तो ये 9/3 यानी 3। तो जो ऑप्शन हो गया इसका हो गया सी। इफ 2 प्लेन्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, अगर कोई प्लेन है ax + by + cz + d, अगर ये कोई प्लेन है बराबर 0, सपोज कीजिए कि अगर कोई प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ai + bj + ck। तो पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा n1, वो होगा i - 4j + λk। और दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा n2, वो होगा इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट तो 2i और y का कोफिशिएंट 2j, j लगाते हैं, और k का कोफिशिएंट में 3k।
अब कह रहा है कि दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये दो प्लेन सपोज कीजिए कि परपेंडिकुलर है, एक का n1 पैरेलल नॉर्मल वेक्टर और एक का n2, तो दोनों में 90 डिग्री, यानी दो प्लेन के बीच अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो 0 के बराबर होगा। और डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, इसका i का कोफिशिएंट और इसका i का कोफिशिएंट का इनटू, तो 1 × 2 2, इसका -4 × 2 यानी -8 और इसका +3 लैम्डा, ये 0 के बराबर होगी। तो लैम्डा हो गया कितना, 3 लैम्डा हो गया 6, तो लैम्डा हो गया 2। तो जो ऑप्शन हो गया इसका वो हो गया बी। कह रहा है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है कितना, a2i + b2j + c2k, और जो लाइन दिया हुआ है कह रहा है किसके पैरेलल है, मतलब लाइन ऐसा है, तो लाइन ऐसा है, लाइन का मतलब किसका पैरेलल वेक्टर समझिए दिया हुआ है b। पैरेलल वेक्टर कितना होगा, a1i + b1j + c1k, यही है। इसका मतलब कि दोनों के बीच, इसके नॉर्मल वेक्टर है, इसके पैरेलल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, और दो वेक्टर का 90 डिग्री, दो वेक्टर में अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि n.b 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट किससे निकलता है, इसका कोफिशिएंट a2 और इसका कोफिशिएंट a1 इंटू फिर इसका b1 उसका b2, यानी a1 a2 b1 b2 + c1 c2 क्या होगा, 0 होगा। ये 3D का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन xyz एक्सिस आर -2 3 and 4। करा इंटरसेप्ट अगर x एक्सिस पर a हो, y एक्सिस पर b हो और इस पर c हो, तो फॉर्मूला डायरेक्टली होता है x/a + y/b + z/c = 1। तो आंसर होगा इसका x/-2 + y/3 + z/4 = 1। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, हो गया 12, तो हो गया -6x - 4y + 3z = 1। तो ऑप्शन हो गया 6x - 4y, यहाँ हो गया 6x, सॉल्व कीजिएगा तो 6x - 4y - 3z + 12 = 0। ऑप्शन ए ही हो गया आंसर इसका। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 है। पूछा कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है दो लाइन का, देन कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइंस। कोसाइन मान लीजिए कि कोसाइन मतलब कॉस और एंगल कॉस थीटा। तो कांसेप्ट क्या होता है, अगर एक लाइन है तो इसका पैरेलल वेक्टर होगा, उसको हम b से डिनोट करते हैं। तब b का दिया हुआ है L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन, तो जो ये b वेक्टर अगर हम लिखते हैं इसका केवल डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हो गया L1i + M1j + N1k एक पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है मतलब यूनिट वेक्टर दिया हुआ है उसका, तो सिमिलरली दूसरे लाइन का भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अभी b है तो दूसरे लाइन का b' होगा। अब पूछा कि देन कोसाइन ऑफ द एंगल, तो कोसाइन ऑफ द एंगल क्या होता है, b डॉट b' बाई mod b'। हमको दिया हुआ है क्या, अभी दूसरा लाइन का भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है b' कितना, L2i + M2j + N2k। तो b बाई mod b जो होगा वो होगा b बाई mod b, b का, अब b' बाई mod b, b' का क्या, दोनों का डॉट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलता है, इसका i का कोफिशिएंट और उसका i का कोफिशिएंट, इसका j का कोफिशिएंट M1 × M2 और फिर N1 × N2, यही हो गया आंसर इसका। तो ऑप्शन हो गया सी। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। पूछा है कि 4*1 1*2। सबसे पहले हम 1*2 निकालते हैं। a के जगह 1 का क्यू, b के जगह 2 का, b के जगह 2 है तो 2 का क्यू हो गया कितना, 1 + 8 यानी हो गया 9। अब क्वेश्चन पूछा हमको 4*1*2, तो हो गया 4*9, तो आंसर हो गया 4 का क्यू और +9 का क्यू। 4 का क्यू 64 और 9 का क्यू हो गया 729, यानी 793। ऑप्शन हो गया 793 बी। Na क्रॉस बी पूछा है, Na और Nb, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आप जानते होंगे Na × Nb, तो हो गया कितना 2 4 × 2
यानी हो गया 8, आंसर हो गया बी। ये डिटर्मिनेंट है, इसको इंटू कीजिए आपस में, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा माइनस सी प्लस आई डी या सी माइनस आई डी, तो फिर होगा कितना आई डी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन हो गया ए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड पूछा है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करने का है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हमको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो x प्लस वाई 50 यानी x में 50 और y में 50 काट दिए, और स्मॉलर देन है तो यही होगा, और चूंकि ये y बराबर 0 है और ये x इज इक्वल टू 0 है, ये कह रहा है कि y 0 से बराबर और यानी इससे ऊपर, x 0 से बराबर इससे दाहिने और इससे बिलो, तो जो ऑप्शन होगा, तो कॉर्नर पॉइंट कौन है 0 0 और ये है 0 50 और ये है 50 0, तो जो कॉर्नर पॉइंट है उसी पर अगर बाउंडेड होता है अगर रीजन, तो कॉर्नर पॉइंट पर ही निकलता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो कॉर्नर पॉइंट और यहाँ जेड है कितना 4x प्लस वाई, तो कॉर्नर पॉइंट एक 0 0, तो इसका वैल्यू 0, कॉर्नर पॉइंट एक 50 0, तो इसका वैल्यू होगा 200, और अगर कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 50, तो इसका होगा 50, तो यही मैक्सिमम वैल्यू हुआ। नियम है कि अगर बाउंडेड रीजन हो तो मैक्सिमम मिनिमम जो होता है कॉर्नर पॉइंट पर होता है, तो 200 इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो गया डी, क्योंकि 200 कहीं है ही नहीं, मैक्सिमम ही पूछा है, तो ये 200 है। आज इतना ही, थैंक्स।